हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम एक पूरा नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हम एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये सब्जेक्ट होगा केमिस्ट्री। तो आप इस सब्जेक्ट के जितने भी वीडियोस में डालूंगा ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आप ये वीडियो पूरी तरीके से देखिएगा। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब तो करोगे ही, लेकिन आपको मतलब बहुत ही हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो आज हम केमिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं। केमिस्ट्री किसके लिए? जेई के लिए। जो केमिस्ट्री है जेई मेंस, जेई एडवांस, उसके लिए हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम एकदम बेसिक से जाने वाले हैं कि केमिस्ट्री से पूरा, उसमें हम पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद है आप वीडियो को ज़रूर पूरी तरीके से पूरा देखिएगा। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अभी देखेंगे कि केमिस्ट्री क्या है। तो अगर केमिस्ट्री को देखेंगे तो ये क्या है। तो केमिस्ट्री को क्या बोल सकते हैं हम कि ये ब्रांच है साइंस की जो मैटर होता है। मैटर यानी कि जो भी कोई कुछ भी हो जाए। मैटर मैटर में क्या आ सकता है आपका? मैटर में होगा जितने भी आपके चीज़ें आजू बाजू की सब सब जितना भी मतलब जो भी चीज़ें या फिर जितने भी थिंग्स है आपके आजू बाजू में, वो पूरी तरीके से मैटर से बनी हुई है। मैटर यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर को क्या कहते हैं हम? एटम। तो हम एटम के बारे में केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये क्या होता है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड इट्स फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो ये हमने बेसिक पहले केमिस्ट्री क्या होता है क्या, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख ली। तो केमिस्ट्री क्या होता है, ये हम इसमें क्या करते हैं, मैटर जो होता है मैटर को एनालाइज करते हैं। तो अभी मैटर के बारे में तो हमने देख लिया कि मैटर होता है क्या है। मैटर यानी कि कोई भी चीज़ जो एटम से मिलके बनती है उसको हम बोल देते हैं मैटर। तो अब हमने केमिस्ट्री में देखा, तो केमिस्ट्री के कितने पार्ट्स पढ़ते हैं उनको देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले केमिस्ट्री का एक जो टॉपिक आता है वो होता है इनऑर्गेनिक। उसके बाद में होता है आपका ऑर्गेनिक। उसके बाद में है फिजिकल। और एक लास्ट में आता है वो होता है एनालिटिकल। तो ये चार पार्ट्स है: इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ आपको सभी जो ब्रांचेस है केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक में क्या करेंगे हम? इनऑर्गेनिक में जितने भी आपके कंपाउंड्स हो गए सारे, जो पीरियोडिक टेबल होता है उसको भी मैं आपके उसके लिए आपको एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपको वो ट्रिक। इनऑर्गेनिक में हम पीरियोडिक टेबल के जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में पूरे इन्फॉर्मेशन उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ऑर्गेनिक में हम क्या लेते हैं? कार्बन कंपाउंड्स, यानी कि कार्बन से बनी हुई चीज़ें। कार्बन से बनी हुई जो चीज़ें होते हैं वो पूरा ऑर्गेनिक में आ जाता है। फिजिकल में हम करते हैं कैलकुलेशंस, यानी कि जो रिएक्शंस होती हैं उनसे रिलेटेड हम कैलकुलेशंस करते हैं। और एनालिटिकल में, एनालिटिकल वाला जो पार्ट होता है वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मैटर को हमने एक बार डिस्क्राइब कर लिया। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जिससे मास है, तो मास है और अगर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है एंड ऑक्यूपाई स्पेस, देन इट इज कॉल्ड एज मैटर। तो हमने मैटर को देख लिया। तो ये मैटर की एक हमने डेफिनेशन लिख दी कि क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए मैटर के लिए और वो स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो हम उसको क्या, उस चीज़ को क्या कह देते हैं? मैटर कह देते हैं। तो हमने देख लिया कि टाइप्स यानी कि ब्रांचेस कौन सी है केमिस्ट्री में। और उसके बाद हमने देख लिया कि मास और जो चीज़ें, जिस चीज़ को मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करती है जो चीज़, उसे हम क्या कह देते हैं? उसे कहते हैं हम मैटर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगर अगली चीज़ देखें हम, तो मैटर को कैसे क्लासीफाई करते हैं हम। तो अब मैटर, ये दूसरा पेन ले लेता हूँ, एक मिनट। मैटर।
तो मैटर हमने देखा, तो मैटर को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, तो एक हम क्लासीफाई करेंगे कि फर्स्ट इसमें सॉलिड, लिक्विड, और थर्ड क्या होगा आपको पता ही है, गैसियस या फिर गैस। और ये हो गया, लेकिन ये कौन सा वाला क्लासिफिकेशन हो गया, होगा फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी क्या, कि हम फिजिकली कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी अगर आइस है तो आइस आपको फिजिकली कैसे दिख रहा है, वो सॉलिड दिख रहा है। अगर वाटर है, वाटर आपको फिजिकली कैसे दिख रहा है, लिक्विड। और अगर कोई गैस है तो आपको फिजिकली कैसे दिख रहा है, गैसियस स्टेट में। तो इसीलिए हम क्या कह देते हैं उसे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन है। अब वैसे ही और एक अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन है तो और एक क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन अगर देखेंगे, तो केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या आएगा, दो चीज़ आती है केमिकल क्लासिफिकेशन में। एक आता है मिक्सचर और दूसरा क्या आ जाता है, दूसरा आता है प्योर सब्सटेंस। तो नाम से ही क्लियर है ये। तो मिक्सचर क्या होगा, मिक्सचर यानी कि एक से ज़्यादा जो कंपाउंड्स होंगे उनका मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस यानी कि एक ही तरह के सब्सटेंस से बना हुआ जो मटेरियल होगा, जो मैटर होगा, उसे कहेंगे प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सचर भी कैसा हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है एक तो होमोजीनियस, होमोजीनियस, और दूसरा क्या हो सकता है, हेट्रोजीनियस। और प्योर सब्सटेंस में क्या हो सकता है, प्योर सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, एक तो एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और दूसरा क्या होगा, दूसरे होंगे प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस में एक एलिमेंट्स और दूसरे होंगे कंपाउंड्स। एक मिनट। तो उसके बारे में हमने देख लिया कि बेसिकली हमने अब तक क्या देखा कि एलिमेंट्स और एक मिनट, तो हमने क्या देखा, एलिमेंट्स होगा यहाँ पे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स में क्या होंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स में क्या आएंगे आपके, मेटल्स, मेटल आएगा। उसके बाद क्या आएगा, और नॉन मेटल, नॉन मेटल, और क्या आएंगे आपके, मेटलॉइड्स। तो मेटल क्या चीज़ है, नॉन मेटल क्या चीज़ है आपको पता होगा, लेकिन मेटलॉइड्स क्या होता है, जिसे मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है थोड़ी थोड़ी, उसे कहते हैं मेटलॉइड्स। और दूसरा देखेंगे कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स में कौन से हो सकते हैं, ऑर्गेनिक हो सकते हैं या फिर इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक, ये हमने बेसिक देख लिया कि केमिस्ट्री में हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं इस चीज़ का, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ये हमने एक बेसिक क्लासिफिकेशन देख लिया कि क्या है, कि क्या मैटर को हम किस में डिवाइड कर रहे हैं, मैटर को डिवाइड कर रहे हैं हम फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन में। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड और गैस, और केमिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सचर क्या होगा, होमोजीनियस हो सकता है, हेट्रोजीनियस हो सकता है। और प्योर सब्सटेंस में कौन से हो सकता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, और कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ये हमने क्या किया, बेसिक जो क्लासिफिकेशन है केमिस्ट्री का, उसके बारे में हमने देख लिया। तो केमिस्ट्री के इस बेसिक क्लासिफिकेशन के बाद अगर हम अभी फिजिकल क्लासिफिकेशन में कुछ प्रॉपर्टीज अगर देखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस की, तो उसको उसको देखने के लिए सबसे पहले अभी उसको देखते हैं। तो ठीक है, तो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो हमने क्या किया, केमिकल क्लासिफिकेशन देख लिया, फिजिकल क्लासिफिकेशन देख लिया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन की प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में
सबसे पहले अब हमने क्या देखा था अभी फिजिकल क्लासिफिकेशन में, क्या क्या आता है, सॉलिड आता है, लिक्विड आता है, और क्या आता है, और एक चीज़ गैस। तो अब तीनों की हम डिफरेंस देखते जाएंगे कैसे कैसे होता है। तो अब मुझे बताइए आप, सॉलिड में अब हम देख रहे हैं कि पार्टिकल्स किस में ज़्यादा नज़दीक होंगे। तो आप मुझे बताइए कि सॉलिड में पार्टिकल सबसे पास होंगे, लिक्विड में सबसे पास होंगे, या गैस में सबसे पास होंगे। यानी कि हमें देखना है कि पार्टिकल्स की जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, यानी ये अगर दो पार्टिकल देख रहे हैं हम, तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में का, तो ये सबसे कम किस में होगा, सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा, या गैस में होगा। तो आपको क्या लगता है? तो जो डिस्टेंस सबसे कम होता है वो होता है सॉलिड में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ डी, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं डी लिख देता हूँ। तो डी इज स्मॉलेस्ट, डी इज स्मॉलेस्ट, तभी तो वो सॉलिड है, क्योंकि एकदम पार्टिकल जो है वो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है एकदम सबसे कम रहता है, मिनिमम रहता है। लिक्विड में उससे थोड़ा ज़्यादा, यानी बिटवीन बिटवीन सॉलिड एंड गैस। सॉलिड को एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लिक्विड को एल से, और गैस को जी से। तो ये प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं। तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इसमें क्या है, डी इज मैक्स, मैक्स यानी कि कंपैरेटिवली हम देख रहे हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा पार्टिकल के बीच में, अभी पार्टिकल नज़दीक कब होंगे, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या होता है, एफ जो है हम एफ से डिनोट कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटर पार्टिकल फोर्स, तो इंटर पार्टिकल फोर्स किस में ज़्यादा होगा, सॉलिड में मैक्स, इसमें बिटवीन, फिर से वही बिटवीन सॉलिड एंड गैस, और इसमें क्या होगा, मिनिमम, एफ इज मिनिमम। इसके बाद और चीज़ देखेंगे कि जो सॉलिड है, सॉलिड को क्या होता है, डेफिनाइट शेप होता है, डेफिनाइट शेप। लिक्विड इनडेफिनाइट शेप। पानी को शेप होता है क्या, नहीं, लेकिन जब आप उसको किसी कंटेनर में डाल देते हो तो वो उस कंटेनर का शेप ले लेता है, इसलिए पानी को क्या है, पानी लिक्विड है तो इनडेफिनाइट शेप। और जो गैस होता है, गैस भी कैसा है, इनडेफिनाइट शेप। उसके बाद अगर और चीज़ देखेंगे कि जो सॉलिड पार्टिकल होता है उसको क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम। इसको क्या होता है, इसकी एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको पता होनी चाहिए। डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन क्या, किसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड हैज डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप। तो डेफिनेट वॉल्यूम हमने देख लिया, नहीं ये डेफिनेट वॉल्यूम वाला है ना, तो ये डेफिनेट शेप में जाएगा। डेफिनेट शेप में कि लिक्विड इनडेफिनेट शेप कब देख रहे हैं हम, पूरा मतलब लार्ज क्वांटिटी में देख रहे हैं। अगर वाटर को देख रहे हैं हम एक कंटेनर में डाल के, तो वो इनडेफिनेट शेप है, क्योंकि वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा। लेकिन वही अगर हमने एक वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया, तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसका जो शेप रहता है वो फिक्स रहता है। अगर एग्जाम्पल में देखिए वही, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है, वाटर मॉलिक्यूल का कौन सा शेप होता है, बेंड शेप होता है। ये आपको पता होनी चाहिए, ये बाद में भी आएगा, बेंड शेप। तो वो कैसा होता है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐसा, ऑक्सीजन एटम ऐसा, एक हाइड्रोजन, ये है H2O का स्ट्रक्चर। और जो इसमें भी अगर गैस में भी देखेंगे तो गैस का भी क्या होता है, इंडेफिनेट वॉल्यूम। ये हमने चीज़ें देख ली। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से एस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो बॉइलिंग पॉइंट किस में ज़्यादा होता है,
बॉइलिंग पॉइंट इन केस ऑफ सॉलिड इज मैक्सिमम, तो बॉइलिंग पॉइंट इज मैक्सिमम क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि पार्टिकल नज़दीक है, तो उनका जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करना पड़ेगा उसके बाद, क्योंकि उनके जो इंटर पार्टिकल फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ज़्यादा है, तो वो बॉन्ड ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, बॉन्ड ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो वैसे ही लिक्विड में क्या होगा, बिटवीन होगा। हमने जैसे देखा लिक्विड की मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टी सॉलिड और गैस के बीच में आती है, और इसमें क्या होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम। वैसे ही अगर बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड है वो क्या होगा, ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर। क्यों ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर? क्योंकि अगर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है अगर वो रूम टेम्परेचर से कम है तो वो सॉलिड स्टेट में रहेगा ही नहीं। जो ऑब्जेक्ट है सब जो मैटर है आपका, वो बॉइलिंग में यानी कि बॉइलिंग स्टेट में जाएगा, लेकिन वो बॉइलिंग मतलब बॉइल तो नहीं हो रहा है ना। अगर आपने कुछ रखा है, अगर तो कोई सॉलिड चीज़ आपने रखी है घर में, तो रूम टेम्परेचर पे वो थोड़ी ना बॉईल हो रही, तो इसीलिए उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा वो ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर होगा। और जो लिक्विड है, तो लिक्विड में भी क्या है, यानी ग्रेटर क्यों होगा, क्योंकि ये सॉलिड फेज में है ना, लिक्विड फेज में भी नहीं है और गैसियस फेज में भी नहीं है। अगर लिक्विड के केस में देखेंगे तो लिक्विड में भी बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर, क्योंकि लिक्विड फेज में है। लेकिन वही अगर गैस के फेज में देखेंगे तो वो पहले से ही गैस मतलब इवेपोरेट हो चुका है, यानी गैसियस स्टेट में। तो इसका मतलब रूम के जो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे वो गैसियस स्टेट में है, इसीलिए उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो लेस देन रूम टेम्परेचर होगा। बॉइलिंग पॉइंट इज देन रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ठीक है। तो ये हमने क्या किया, बेसिक प्रॉपर्टीज देख लिया। अब और कौन सी प्रॉपर्टीज आती है कि वैसे ही जैसे सॉलिड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखें, वैसे मेल्टिंग पॉइंट अगर देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसमें भी, क्योंकि सॉलिड फेज में है, तो मेल्ट कब होगा सब ऑब्जेक्ट, जब वो सॉलिड से लिक्विड में जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट सॉलिड में है, यानी आपका जो मैटर है वो सॉलिड में है, तो रूम टेम्परेचर पे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर। वही अगर लिक्विड फेज में करेंगे तो इस बार क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा आपका वो लेस देन रूम टेम्परेचर होगा, क्योंकि लिक्विड स्टेट में गया है जो मैटर है आपका, लिक्विड मैटर, तो वो ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में, तो वो सॉलिड से लिक्विड फेज में आ चुका है, तो रूम टेम्परेचर पे, इसीलिए उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो लेस देन रूम टेम्परेचर होगा। और जो गैस है उसका तो बॉइलिंग पॉइंट भी लेस देन रूम टेम्परेचर था, और वो पहले से गैसीय स्टेट में, मेल्टिंग पॉइंट भी लेस देन रूम टेम्परेचर होगा। तो ये हमने क्या किया, बेसिक इंफॉर्मेशन ले ली कि फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने पूरी तरीके से देख लिया, और जो प्रॉपर्टीज़ है प्रॉपर्टीज़ को पूरी तरीके से हमने डिस्कस कर लिया। तो उसके बाद अगर और चीज़ें हमें देखनी है कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो होमोजीनियस किसे कहेंगे हम, होमो, और दूसरा क्या है, हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस किसे कहेंगे और हेट्रोजीनियस किसे कहेंगे? तो अगर जो टाइप ऑफ मिक्सचर, एनी टाइप ऑफ मिक्सचर, अगर उसमें जो कंपोजिशन है वो पूरे मतलब मिक्सचर में थ्रू आउट सेम है, यानी कि एक फिक्स प्रोपोर्शन में है, तो उसे क्या कहेंगे हम, टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच कंपोजिशन आर सेम थ्रू आउट द मिक्सचर, तो उसे क्या कहेंगे हम, होमोजीनियस, यानी कि कंपोजिशन
is same throughout the mixture. तो अगर होमोजीनियस में सेम है कंपोजिशन, तो हेट्रोजीनियस में क्या होगा, कंपोजिशन इज डिफरेंट, कंपोजिशन इज डिफरेंट। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद में अगर हम देखेंगे और, तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अगर देखेंगे कि मेटल नॉन मेटल को अगर क्लासिफाई करेंगे तो मेटल की क्या प्रॉपर्टीज़ है, नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टीज़ है, उनको भी देख लेते हैं एक बार। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे कि मेटल जो है, तो मेटल, और यहाँ पे लिख देता हूँ नॉन मेटल, नॉन मेटल। तो बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले मेटल जो है वो, मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स, और मेटल्स को एम से डिनोट कर देता हूँ, और नॉन मेटल को एन एम से। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। और वही अगर मेटल लूज कर रहे तो एक्सेप्ट तो कोई करना चाहिए, एक्सेप्ट करने के लिए कौन है, नॉन मेटल। तो क्या होगा, नॉन मेटल हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी क्या होगा कि जो एक्सेप्ट या फिर गेन, गेन भी बोल सकते हैं, हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, गेन। तो अगर मेटल इलेक्ट्रॉन्स, मेटल से इलेक्ट्रॉन जा रहे, तो मेटल पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज। और अगर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉन मेटल गेन कर रहे हैं, तो नॉन मेटल पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, निगेटिव चार्ज। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, वो क्या है, ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। और ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर, ये बेसिक है तो ये क्या हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एसिडिक होते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक। तो इस पे आपको सीधा सीधा भी क्वेश्चन मिल जाएगा कि मेटल्स आपको ऑक्साइड्स दिए हुए रहेंगे, उसमें से कुछ नॉन मेटल्स होंगे, कुछ मेटल्स होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मेटल कौन सा है और नॉन मेटल कौन सा है। उसके बाद ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर और नॉन मेटल के ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से पूछ लेंगे कि बेसिक ऑक्साइड कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद में मेटल्स आर सोनोरस, सोनो metals are sonorous in nature and non-metals are non-sonorous in nature. यानी जब मेटल को हम मतलब स्ट्राइक करते हैं तो आवाज़ करता है ना, मेटल आवाज़ आता है, तो वो सोनोरस प्रॉपर्टी। तो ये हमने बेसिक देख लिया। और नॉन मेटल जो है वो मतलब आवाज़ नहीं करता ऐसे स्ट्राइक करने के बाद, उसके ऊपर अगर कुछ मारोगे आप तो आवाज़ नहीं आती। तो जनरली अब ये हमने प्रॉपर्टीज देख ली। तो जनरली मेटल जो होते हैं वो जनरली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरली। So what we are discussing that generally metals are in solid state. So as the melting point and boiling point of metals is less than is greater than room temperature, so the matter which we will have it is in solid state. So इससे क्या पता चल जाता है हमें कि जो सॉलिड होगा,
तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये तो हमने देख लिया कि रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, इसीलिए वो सॉलिड स्टेट में है। लेकिन मेटल्स जनरली, मेटल जो होते हैं वो आर इन सॉलिड स्टेट, यानी कि मेटल्स आपको सॉलिड स्टेट में ही ज़्यादातर मिलेंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, और केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस रहते हैं। तो एक्सेप्ट बोल सकते हैं, या फिर एक्सेप्शन है, क्या है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज इन लिक्विड स्टेट। अब वही देखेंगे कि नॉन मेटल्स के केस में, तो नॉन मेटल्स प्रेजेंट इन एनी स्टेट, यानी कि नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसियस स्टेट। तो क्या लिख दूं यहाँ पे, प्रेजेंट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, तो उसके बाद अगर इसमें एग्जांपल देखेंगे तो कार्बन किस फॉर्म में है, कार्बन है सॉलिड में। ब्रोमीन किस फेज, कौन से फेज में है, लिक्विड। और जो Cl2 है यानी क्लोरीन, इसको ये किससे होगा, Br2। Cl2 किस फेज में है, वो है गैसियस फेज में। तो ये हमने देख लिया मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी। बेसिकली मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ है, नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ है, इनकी और भी प्रॉपर्टीज़ है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर देख लेंगे कि और कौन सी प्रॉपर्टी आती है इसमें, तो 2-3 प्रॉपर्टीज है उसमें, उसको एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। तो मेटल जो होते हैं, मेटल्स को आप क्या कर सकते हो, एक वायर में या फिर शीट में मतलब बना सकते हो, शीट तैयार कर सकते हो आप, मेटल की वायर तैयार कर सकते हो, मतलब थिन वायर। तो इसीलिए मेटल्स के पास प्रॉपर्टी होती है कौन सी, डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी। और इसके पास नहीं होती है प्रॉपर्टीज, यानी नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। तो ये हमने देखा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉन डक्टाइल एंड नॉन मेलिएबल। डी यानी डक्टाइल और एम यानी मेलिएबल। उसके बाद और प्रॉपर्टी देखेंगे तो मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड नॉन मेटल्स आर bad conductors of electricity. Heat and ठीक है। और मेटल क्या होते हैं, लश्चरस इन नेचर होते हैं, यानी चमकते हैं, वो चमकते हैं इसीलिए लश्चरस। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो होते हैं नॉन लश्चरस। ठीक है, तो हमने कितनी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, ये पूरी जितने भी प्रॉपर्टीज है ये, इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। तो हमने क्या क्या देख लिया मेटल्स के बारे में, और नॉन मेटल्स के बारे में हमने पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन देख ली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चीज़ें मैं लेके आऊँगा। और ये जो आज की चीज़ें बताई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। केमिस्ट्री में बहुत सारे ट्रिक्स भी लेके आऊँगा, ट्रिक्स और जो आपका जो टेबल है कौन सा, एलिमेंट्स का पूरा, तो उसके बारे में बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक यू। और थैंक यू, गुड बाय। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।